प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल के साथ योग पर भी की चर्चा। धार्मिक यात्राओं के महत्व पर भी की बात, कहा इनमें से एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा सहित अन्य गणमान्यों ने सुना मन की बात कार्यक्रम। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नागरिकों के अनुभवों को साझा करने से अन्य लोगों को मिलती है प्रेरणा। प्रदेश सरकार ने किया 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन। सेवानिवृत्त मुख्य सचिव संजीव कौशल होंगे अध्यक्ष। आईएएस अधिकारी अंशज सिंह आयोग के सदस्य सचिव होंगे। और 19वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह ने कहा, डेटा आधारित आज के युग में सांख्यिकी ही शासन का आधार। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 123वीं कड़ी में देशवासियों के साथ विचार साझा किए। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता और आपातकाल के दौर को लेकर की। उन्होंने कहा कि विश्व भर में योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। लोगों ने योग को एक स्वस्थ जीवन शैली के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि उस समय अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर दी गई थी। लोगों ने डटकर इसका विरोध किया और अत्याचार सहे। इसलिए आपातकाल का विरोध करने वालों को याद रखना चाहिए। इससे हमें संविधान को बचाए रखने की ऊर्जा मिलती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व विकास अब केवल नारा नहीं बल्कि भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला मंत्र बन गया है। प्रधानमंत्री ने मेघालय के एरी सिल्क को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए कहा कि कुछ दिन पहले ही इसे जीआई टैग मिला है। उन्होंने अमरनाथ, कैलाश मानसरोवर और केदारनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं का जिक्र करते हुए यात्रा पर जाने वाले सभी लोग और उनकी मदद करने वाले लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इन धार्मिक यात्राओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देखने को मिलती है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। मुझे विश्वास है इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने मन की बात में 2 ऐतिहासिक उपलब्धियों की भी जानकारी दी कि भारत अब आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। इसके उन्मूलन में स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन से भी काफ़ी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से देश में सामाजिक न्याय मजबूत हुआ है। यह घोषणा WHO ने की है। दूसरी उपलब्धि का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भारत के श्रम सुधार, ई श्रम पोर्टल और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की नीतियों को सराहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बोडोलैंड में फुटबॉल कैंप कप का भी जिक्र किया। ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है। अब भारत ट्रैकोमा मुक्त देश बन चुका है। ये उन लाखों लोगों की मेहनत का फल है जिन्होंने बिना थके, बिना रुके इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। ये सफलता हमारे हेल्थ वर्कर्स की है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है कि भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ 95 करोड़ लोग किसी ना किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में गुजरात के अहमदाबाद शहर में नगर निगम के लाखों पेड़ लगाने के अभियान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान की एक खास बात है सिंदूर वन। यह वन ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। सिंदूर वन, यह वन ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को समर्पित है। सिंदूर के पौधे उन बहादुरों की याद में लगाए जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। यहाँ एक और अभियान को नई गति दी जा रही है, एक पेड़ मां के नाम। इस अभियान के तहत देश में करोड़ों पेड़ लगाए जा चुके हैं। आप भी अपने आपके गांव या शहर में चल रहे ऐसे अभियान में जरूर हिस्सा लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज गुरुग्राम में सामूहिक श्रवण आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेताओं ने GNH कन्वेंशन सेंटर में स्थानीय नागरिकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के विचारों को सुना और उस पर संवाद किया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में अपनी स्वयं की मेहनत से देश हित में योगदान देने वाले नागरिकों के अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे आमजन को प्रेरणा मिलती है। इस कार्यक्रम से एक बड़ा लाभ हमारी आने वाली पीढ़ी व आमजन को मिलता है। हर महीने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मन की बात कार्यक्रम में जो बड़े इवेंट्स, जो दिवस आते हैं, महापुरुषों के दिवस आते हैं या कोई बड़ा इवेंट्स आता है, उसकी तो चर्चा करते ही है, परंतु देश के अंदर जो इस प्रकार के लोग जिन्होंने समाज के हित में, देश के हित में अपने आप अपनी मेहनत से उसको खड़ा किया है, ऐसे लोगों के भी एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं और वो देश के सामने आते हैं, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिलती है। मैं मन की बात के इस कार्यक्रम में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने करते हैं, उसका एक बड़ा लाभ आने वाली हमारी जनरेशन के ऊपर भी उसको मिलता है और आम लोगों को भी उसका लाभ मिलता है। उनको भी ऐसा लगता है कि हम भी अगर इस क्षेत्र के अंदर काम करें आगे बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह के साथ वाटिका चौक के नजदीक वन विभाग द्वारा बादशाहपुर ड्रेन के ऊपर विकसित किए गए फॉरेस्ट कॉरिडोर पर पौधारोपण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक पेड़ मां के नाम का अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। CM ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक अपनी मां के नाम पर एक पौधा लगाकर उसे संरक्षित करने का संकल्प ले। यह प्रयास न केवल हरियाणा को हरा भरा बनाने में सहायक होगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी योगदान देगा। वहीं कार्यक्रम के उपरांत भाजपा नेताओं द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभान्वित पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए। इस पहल का उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करना है। वहीं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 123वीं कड़ी को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम काफ़ी लोकप्रिय है। यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश का कोई व्यक्ति या समूह जो पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करता है, प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में उसकी चर्चा जरूर करते हैं। मन की बात कार्यक्रम सुनकर देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार होता है। की बात इसमें मन की बात में करते हैं प्रधानमंत्री जी, जो समाज में व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई अच्छा काम करता है पर्यावरण के लिए, स्वच्छता के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुपों को लेकर, आत्मनिर्भर भारत के लिए, लोकल फॉर वोकल के लिए, मुझे लगता है कि उस हर व्यक्ति की चर्चा इस देश के प्रधानमंत्री इस मन की बात में करते हैं। स्वाभाविक रूप से जब मन की बात में वो इस बात की चर्चा करते हैं तो एक अलग प्रकार का ऊर्जा और उत्साह देशवासियों में आता है। जिन लोगों में एक मन में अच्छा काम करने की भाव आते हैं कि अच्छा काम कर सकें, उसके लिए प्रेरित होते हैं। मुझे लगता है कि मन की बात हर व्यक्ति को सुननी चाहिए और इससे
ऊर्जा और प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं स्थानीय निवासियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मन की बात के माध्यम से छोटी छोटी बातों को उठाकर देश के लोगों के सामने उदाहरण पेश करते हैं। इस कार्यक्रम से नई पीढ़ी को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम से देश की छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का कार्य किया है। बात जो देश की लेटेस्ट अपडेट है, जो देश में घटनाएं घट रही हैं, उनके विषय में और बहुत अच्छे अच्छे पूरे देश के अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में, जनता के बीच में रखते हैं। देश उनकी बातों पर विश्वास करता है, उनकी बातों को मानता है, उनकी बातों की अनुपालना करता है, जिससे कि बहुत ही लोकप्रिय मोदी जी का कार्यक्रम है। वो देश से छोटी छोटी चीजों को उठाकर उनका उदाहरण देश के सामने पेश करते हैं, जिससे कि नई पीढ़ी में इसके लिए आगे काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। जो हर महीने अपने मन की बात लोगों से कहते हैं, उसका प्रचार विदेशों में भी हो रहा है। एक बहुत ही अच्छी और राजनीति और अच्छी रणनीति है, जिससे लोगों में जागरूकता आ रही है, लोगों को स्कीमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उधर पंचकुला के भाजपा नेताओं ने कई बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में जिलाध्यक्ष अजय मित्तल की अगुवाई में हुए कार्यक्रम में अनेक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम सुनने के बाद स्थानीय निवासियों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में इमरजेंसी के समय हुए अत्याचारों और हालातों का जिक्र किया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम के वक्तव्य से भी रूबरू कराया। उन्होंने खेलों की बात भी की और अंतरिक्ष यात्रा पर गए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि को भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री की इन्हीं प्रेरणा से भरी बातें सुनकर उनमें नया जोश भर जाता है। मोदी जी ने जो भी बताया, एक तो इमरजेंसी का जो अकाल खंड था उसके बारे में विस्तार रूप से बताया गया। उसमें दूसरी पार्टियों के जो लोगों ने भी उसकी भर्त्सना की कि इमरजेंसी में गलत हुआ। दूसरे उन्होंने पर्यावरण के बारे में, योगा के बारे में और नगर निगम गुजरात में जो वो पेड़ लगाए हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुए थे जी की मन की बात छुई गई। जो स्पेस में हमारे युवा शुभांशु जी गए हैं, तो उससे आगे जो उनसे आने वाले जो उनसे युवा हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज मोदी जी की बात सुन के ये प्रेरणा लेता हूँ कि हमारे को बाकी खेलों की तरह फुटबॉल के अंदर भी तरक्की करनी चाहिए, जैसे आज मोदी जी ने बताया अपनी स्पीच में। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अजय मित्तल और भाजपा नेता बंतो कटारिया ने बताया कि देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई स्थानों पर 2 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने एरिसेल का जिक्र किया, जो कि वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां देश के लिए जीवन बलिदान करने वाले शहीदों को नमन किया गया, वहीं पर्यावरण में भी योगदान दिया जा रहा है। 123वां जो एपिसोड सुना माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें मेरे को योग दिवस के ऊपर बहुत मन को बात हुई कि इस समय पूरा भारत योग दिवस के दिन को पूरा हर्षोल्लास से मनाया और कहीं कहीं 2-2 लाख की संख्या में भी ये योग दिवस का कार्यक्रम हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने सिंदूर ऑपरेशन किया था, तो अहमदाबाद में, गुजरात में, तो वहाँ के नगर निगम ने सिंदूर के नाम से एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया है कि सिंदूर के पेड़ लगाने का, जो हमारा पहले से ही मुहिम चला हुआ है, एक पेड़ माँ के नाम, तो उसने गुजरात में सिंदूर के नाम से लाखों पेड़ लगाने का एक संकल्प लिया है। पहली शुरुआत निगम ने की है। हरियाणा सरकार ने राज्य पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया है। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव संजीव कौशल को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि आईएएस अधिकारी अंशज सिंह इसके सदस्य सचिव होंगे। अन्य सदस्यों की नियुक्ति बाद में की जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। आयोग राज्य सरकार और जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के बीच करों, शुल्कों, उपकरों और टैक्सों की शुद्ध आय के वितरण के लिए सिद्धांतों की सिफारिश करेगा। साथ ही यह भी बताएगा कि किन करों और शुल्कों
शुल्कों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा या उनके द्वारा संग्रहित किया जा सकता है। इसके अलावा आयोग राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से पीआरआई को दिए जाने वाले अनुदानों और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपायों पर भी सिफारिश करेगा। इसी तरह आयोग शहरी स्थानीय निकायों के बारे में भी सुझाव देगा, जिसमें नगरपालिकाओं और राज्य सरकार के बीच करों और शुल्कों का वितरण, नगरपालिकाओं को सौंपे जाने योग्य करों की पहचान करना, उन्हें मिलने वाले अनुदान और उनके वित्तीय सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपाय करना शामिल है। 7वां राज्य वित्त आयोग 31 मार्च 2026 तक हरियाणा के राज्यपाल को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा। यह रिपोर्ट वर्ष 2026-23 से 2030-31 तक 5 वर्ष की अवधि को कवर करेगी और स्थानीय शासन की वित्तीय रूपरेखा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आयोग का मुख्यालय पंचकुला में होगा और इसके लिए कार्यालय स्थान स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान में आवंटित किया जाएगा। आज 19वां सांख्यिकी दिवस है। यह दिवस प्रतिवर्ष प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महिला नोबिस की स्मृति में मनाया जाता है, जो सांख्यिकी और आर्थिक आयोजना के क्षेत्र में एक नामी हस्ती थे। इस वर्ष के सांख्यिकी दिवस का विषय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 75 वर्ष है। आज इस अवसर पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मंत्रालय द्वारा आयोजित हैकाथॉन में भाग लेने वाले विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डेटा आधारित आज के इस युग में सांख्यिकी ही शासन का आधार है। निर्धारित समय सीमा के भीतर बड़े पैमाने पर लगातार सर्वेक्षण करने से देश की सांख्यिकी प्रणाली की दक्षता मजबूत हुई है। यह कार्यक्रम न केवल एनएसएस की ऐतिहासिक यात्रा का उत्सव है, बल्कि भारत के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हो रहे प्रयासों और आंकड़ा संचालित नीति निर्माण की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। Of large-scale, methodologically sound surveys within tight timelines stands as testament to the capacity, responsiveness, and professionalism of our statistical system. I would like to take this moment to offer my heartfelt congratulations to the dedicated staff who are truly the backbone of our system. Your unwavering commitment, often in difficult terrain and under challenging conditions, ensures that every household surveyed and every data point collected contributes to a more accurate and inclusive understanding of our society. These dialogues have enriched relevance, usability, and timelines of official statistics, making them more aligned with the evolving needs of evidence-based decision-making. सांख्यिकी दिवस पर आज स्मारक सिक्का और कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प को जारी किया गया। साथ ही GOL स्टेटस ऐप के शुभारंभ के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से कल बातचीत की। प्रधानमंत्री से संवाद के दौरान शुभांशु ने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनकी अंतरिक्ष यात्रा को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के भविष्य के लिए अहम बताया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंचकर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री देश के इस बेटे को सभी देशवासियों ने शुभकामना और शाबाशी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनसे बातचीत की। पीएम ने उनका हालचाल पूछा और इस उपलब्धि को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा और हम इन्हें इफेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा हैं। यह इसरो, नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और स्पेस का संयुक्त मिशन है। 28 घंटे लंबी उड़ान के बाद मिशन गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर उतरा था। 14 दिन के इस मिशन में भारत के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगरी का एक अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु इसरो द्वारा आगामी गगनयान मिशन के लिए भी चुने गए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला यह पहला पूर्णतः भारतीय मिशन होगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि गुरुग्राम में 3 व 4 जुलाई को पहली बार आयोजित होने वाली शहरी स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हरियाणा की सांस्कृतिक गरिमा और मेहमान नवाजी के परंपरागत मूल्यों को देश भर के प्रतिनिधियों तक पहुंचाने का एक अवसर भी है। उन्होंने कल गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए बताया कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नगरीय प्रशासन और स्थानीय निकायों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में नगरीय विकास की दिशा तय करने पर विचार विमर्श होगा और उत्तम कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेलीगेट्स के ठहरने, स्वास्थ्य सेवाओं, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरी की जाए। सम्मेलन के पहले दिन सभी प्रतिनिधियों के स्वागत के उपलक्ष्य में एक विशेष हरियाणवी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। बैठक में उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि जिला में आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। डेलीगेट्स के ठहरने, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों व प्रचार प्रसार को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विभिन्न जिम्मेदारियों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। गुरु नानक देव की लंगर सेवा से प्रभावित होकर कैथल की गुरु नानक दी रसोई सेवा सोसाइटी के माध्यम से पिछले 3 वर्षों से जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को रोज शाम को भोजन उपलब्ध करा रही है। सेवा सोसाइटी के सेवादारों ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व कैथल से कुछ दोस्त अमृतसर दरबार साहिब गए थे, जहां की लंगर सेवा से प्रभावित उन्होंने कैथल में भी ऐसी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। वे रोज शाम को नागरिक अस्पताल में एक वाहन में भोजन लेकर आते हैं और मरीजों व उनके परिजनों को भोजन परोसते हैं। सेवादारों का कहना है कि अच्छा और घर जैसा भोजन पाकर मरीज बहुत खुश होते हैं। के लिए हमने पहले पूरा सर्वे किया जी कहाँ पे लंगर की जरूरत है। उसके बाद हमने देखा सिविल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लंगर की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब और परेशान लोग आते हैं तो उनकी सेवा के लिए हमने लंगर शुरू किया जी। 3 साल हो गए इस लंगर को शुरू किया जी, और गुरु नानक के इतिहास से लंगर ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है जी। और ये कहाँ से आ रहा है इसका हमें भी नहीं पता जी। जब हमने शुरू किया तो हम ये सोच रहे थे भी हमने हफ्ते में 1 दिन लंगर को लगाना है, लेकिन गुरु नानक की कृपा से जी ये लंगर लगातार ही चल रहा है और आगे लगातार ही चलता रहेगा जी। और ये सारा आप लोगों के सहयोग से संगत कहते हुए हमारा गुरु नानक रसोई का लंगर है जी। गुरु नानक दी रसोई जिथे भूखा रहे ना कोई, तो हमारा मेन मकसद यही है जी। और ये लंगर हमेशा चलता रहेगा जी। 3 साल पहले की ये सेवा चल रही है गुरु नानक दी रसोई सेवा सोसाइटी, और यहाँ पर जो है मतलब सबसे पहले मानवता की सेवा ही हम लोगों को यहाँ लगा कि यहाँ खाने की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग 4 लोग थे जो कि ये हरमंदर साहब गुरुद्वारा साहब से लेके आए थे जी प्रोजेक्ट। और वहाँ से यहाँ से जैसे पब्लिक ने हमारा साथ दिया, बहुत कोऑपरेट किया, कैथल वासियों ने हमारा बहुत सहयोग किया। 200-250 लोगों का डेली खाना तैयार होता है और यहाँ पे टाइम का है 6:30 और 7 बजे के आसपास हमारी सेवा की गाड़ी यहाँ पहुँच जाती है। जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों ने कहा कि संस्था की वैन रोज शाम को उन्हें बड़े आदर भाव से परिवार के सदस्य की तरह भोजन परोसकर मानवता की सच्ची सेवा कर रहे हैं। सेवादारों द्वारा की जा रही इस सेवा को मानवता की सच्ची सेवा कहा जा सकता है। मानवता की सेवा करने से भगवान भी खुश होते हैं। ये अन्न का दान बहुत बढ़िया है जी। यहाँ जरूरत भी है जी अन्न की। यहाँ कोई बाहर का आदमी आ जाए नहीं और रोटी नहीं ला सकता, मरीज बहुत वो दुखी होते हैं जी। ना यहाँ कोई हॉस्टल है, लले होटल है खाने के लिए। ये सेवा बहुत बढ़िया है जी। वैसे तो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, 4-5 महीनों से मैं कंटिन्यू को देख रहा हूँ, और जो इनका काम है एक बहुत ही सराहनीय है। यहाँ जरूरतमंदों को, यहाँ जितने जरूरतमंद आते हैं, मरीज हैं, उनके साथ के जो पेशेंट के साथ लोग आते हैं, इस समय उनको खाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। उनको यहाँ बिल्कुल हॉस्पिटल के अंदर जो ये सेवाएं दे रहे हैं बहुत सराहनीय है इनकी। तो देखो जितने भी तारीफ की जाए, जितना भी कहिए, बहुत कम है। डेली जी 7 बजे बढ़िया खाना ले आवा। रसोई का खाना बढ़िया है। 1.5-2 साल हो गए चल रहे हैं प्रोग्राम जी हैं। मरीजों ने बुला के ले आवा,
नहीं आया जाए जिस पर ऊपर भी दे के खाना हम, ठीक है। हमने प्रोग्राम मालिक की दया था बहुत बढ़िया छेड़ रखे ये, और सस्ता बहुत बढ़िया है ये है। फ्री सेवा, कोई पैसा नहीं है यहाँ, कोई तकरार नहीं है, कोई रोड़ा नहीं है जी यहाँ। कर्नल बीएस पांड्या, निदेशक भर्ती अंबाला ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी तकनीकी क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, 10वीं पास, ट्रेडमैन 8वीं पास और अग्निवीर महिला सेना पुलिस और रेगुलर एंट्री के तहत सैनिक, नर्सिंग सहायक, सिपाही फार्मा, आरटी, जेसीओ, हवलदार, जेसीओ कैटरिंग और हवलदार के पद पर कॉमन प्रवेश परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 30 जून से 10 जुलाई तक किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों के कॉमन प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसका पालन करें। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आने पर भर्ती कार्यालय अंबाला में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ प्रस्तुत होकर समस्या का निवारण करवा सकते हैं। भिवानी जिले के खिलाड़ी रीनू ने मात्र 19 वर्ष की उम्र में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में आयोजित हुई स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। पिता का साया सिर पर नहीं होने के चलते मां संतोष पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसलिए रीनू सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक जूस बेचती है और पढ़ाई भी करती है। उसके बाद जिम में जाकर 2 घंटे तक वर्कआउट करती है। रीनू का कहना है कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन करना चाहती है। इसके लिए खूब तैयारी कर रही है। पहले स्टेट में पावर लिफ्टिंग में गुड़गांव में, वहाँ पे 2 जूनियर में 1 सीनियर में 2 वहाँ आए थे, और फिर नेशनल के लिए लुहारू वहाँ पे गोल्ड आया था 1, और अब हिमाचल गए थे पालमपुर नॉर्थ इंडिया के लिए, वहाँ पे 1 सीनियर में गोल्ड आया, 1 जूनियर में गोल्ड आया। अभी तैयारी करा, हाँ, आने वाले 2-3 साल में। कॉलेज तो सर मतलब ओपन तो चला है, और जूस का सुबह रेडी लगाऊं दिन में, और 3 बजे और रेडी बंद करके ना फिर 4 बजे और प्रैक्टिस पाए। वो बस गेम की खर्चा के लिए डाइट खातर और पढ़ाई की खर्चा खातर। पापा तो है नहीं। वहीं रीनू की माता संतोष ने कहा कि उन्हें अब बेटी से उम्मीद है कि वह कुछ न कुछ करेगी और जीतकर अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। वहीं कोच दर्शन सिंह का कहना है कि रीनू खूब मेहनत कर रही है और आगे बढ़ रही है। खुशी घनी है जी, मेरा क्या बताऊं। अब इसके पापा होंगे तो खुशी कितनी होती। देखो या 5 मेडल ले आई 1 साल में। ये पहली तो गुड़गांव में जीत के आई, सीनियर जूनियर में 2 लेके आई, फिर या लुहारू खेल के आई जनवरी में, 4 जनवरी को वो नेशनल का लेके आई या ईब सीनियर जूनियर का फिर खेल के आई है या। सपना मन ये सुनो जी, मैं दुखी हो रही हूँ, मेरे बच्चे दुखी नहीं होंगे। बस पढ़ लिख के आगे बढ़े, कोई बेटा बेटी में फर्क मत समझो, अपनी बेटियां ना आगे पढ़ाओ और बढ़ाओ। स्टार्टिंग से आई तब से मतलब मेहनती लड़की थी। धीरे धीरे मेरे को पता चला कि भाई इसकी गेम में भी रुचि है और अपना माँ बाप का नाम रोशन करने भी रुचि है। तो ऐसे ही धीरे धीरे पता चला कि भाई इसका मतलब गेम में अच्छा लगाव है। तो ये फिर इसको स्टेट खिलाया, फिर नेशनल खिलाया, उसमें इसने गोल्ड मेडल जीता। अब आगे ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी करेगी। कब होनी है ये वर्ल्ड चैंपियनशिप की भाई साहब अभी तो कोई डेट नहीं आई है, पर जल्दी आती 2026 में होगी वर्ल्ड चैंपियनशिप। उधर भिवानी के प्रतिभावान खिलाड़ी आशीष चौधरी ने भी निशानेबाजी में ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण पदक जीतकर जिले के साथ ही देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। आशीष का उनकी शूटिंग एकेडमी में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर आशीष ने बताया कि वे भारत की तरफ से खेलकर ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आया हूं और मैंने 12 से 21 उम्र की कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करा है इंडिविजुअल। आगे अभी मैं अपनी 12वीं पूरी करने के बाद शूटिंग में ही अपना करियर कंटिन्यू करना चाहता हूं और इसका श्रेय मेरे कोचेस को जाता है, प्रदीप बेनीवाल। मैं इंडिया टीम में जाना चाहता हूं आगे। मेहनत इसमें यही है कि अगर शूटिंग करना चाहते हो तो आपको बाकी सब पढ़ाई सब कुछ छोड़ के बस इस पे ही ध्यान देना पड़ेगा। वहीं आशीष के कोच प्रदीप बेनीवाल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 4 शूटरों को इनविटेशन मिला था, जिनमें से आशीष ही वहां गया और स्वर्ण पदक जीता। ये अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके आया है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास इनविटेशन आई थी कि आपके इंडिया के शूटर हमारे पास पार्टिसिपेट के लिए भेजो।
हमने 4-5 शूटरों का अप्लाई किया था, उनका सबका उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये एमपी से पार्टिसिपेट करता इसलिए वहाँ जा पाया। 12 से 21 साल के बीच में जूनियर कैटेगरी होती है उनकी, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, उसमें इंडिविजुअल इसका गोल्ड मेडल है। आशीष से यही कि अपना 12th पास करें वहाँ से, उसके बाद में इसके लिए काफ़ी रास्ते खुले हैं। अगर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेटलमेंट होना चाहे तो ऑस्ट्रेलिया इसको इन्विटेशन दे देगा कि मेरे पास आओ और शूटिंग करो। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।